मित्रों, काफ़ी लंबे समय से आप दल के साथियों की बात सुन रहे हैं। मैं 5 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूंगा, क्योंकि काफ़ी कुछ काम और भी बाकी है, जो काम मेराज आलम जी के जरिए होना है। पार्टी में मौजूद, कार्यक्रम में मौजूद पार्टी के जनप्रिय नेता श्री उमाकांत यादव जी, कार्यक्रम में मौजूद महागठबंधन के प्रत्याशी श्री मेराज आलम जी, और कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधिगण, भाइयों एवं बहनों। मित्रों, मैं जब कोई बोलने खड़ा होता हूँ तो मेरे सामने देश का एक दृश्य होता है। केवल मैं अपनी बात चुनाव तक सीमित नहीं रखूँगा। देश के मिजाज के बारे में, देश किस दौर से गुजर रहा उस बारे में 2-3 बात कहते हुए फिर अंत में आप लोगों से अपील करूँगा। देश की स्थिति बहुत खराब। ये जो 90% आवाम है, जिसको आप कह सकते जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, महिला है, अक़लियत है, आज़ादी के बाद इन वर्गों पर आज जो हमले हो रहे हैं, भाजपा के नेतृत्व में ये हमला आज तक इस आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। आज क्या किसानों की हालत है? 4.5 लाख किसान दिल्ली में 1 साल 1 महीना धरने पर बैठा। इस देश की आबादी का जो जान है, जो देश का अन्नदाता है, मोदी के खिलाफ, काले कृषि कानून के खिलाफ 1 साल 1 महीना 4.5 लाख लोग, दुनिया के इतिहास में इस तरह का आंदोलन कभी नहीं हुआ, ना आज़ादी के पहले ना आज़ादी के बाद। और मोदी को झुकवा दिया किसानों ने। उनको काला कानून, जो कृषि कानून था, उन्हें वापस लेना पड़ा। हमारे यहाँ क्या हाल है? एक एक करके जो अधिकार संविधान के द्वारा पिछड़ों को प्राप्त था, अति पिछड़ों को प्राप्त था, अक़लियत को प्राप्त था, एक एक करके सारे अधिकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार छीन रही है। आरक्षण तो छीन लिया। जो देश के 70-73 वर्षों में जो 20 लाख करोड़ जो दौलत लगा था सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी में, रेल जो आज देश का सबसे बड़ी जो संस्था थी रोजगार देने वाली, सबसे अधिक रोजगार देने वाली संस्था, रेलवे में जो जनता का पैसा लगा हुआ था, LIC में जो जनता का पैसा लगा हुआ था, बंदरगाह में जो जनता का पैसा लगा हुआ था, हवाई जहाज में जो जनता का पैसा लगा हुआ था, जितना BSNL में जो जनता का पैसा लगा था, जितनी नवरत्न कंपनियां थी इस मुल्क में, जो सबसे अधिक रोजगार देता था और जो जनता को राहत देता था, ऐसी सारी संपत्ति को मोदी ने औने पौने दामों में अपने गुर्गों के हाथों बेच दिया। ये है देश का मुल्क। कहाँ जा रहा है देश, इसे आप समझने का प्रयास करिए। तो मित्रों, हम कह रहे हैं कि एक एक करके सारी संपत्ति जो 73 वर्षों की आज़ादी के बाद गरीबों के पैसे से, किसानों के पैसे से, मेहनत कश के पैसे से खड़ी की गई थी बुलंद इमारत, उन सब को मोदी ने औने पौने दाम में अडानी और अंबानी के हाथों बेच दिया। अब कहाँ से रोजगार मिलेगा? कितना झूठा वादा किया मोदी देश के लोगों से, कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। कहाँ है रोजगार? सब रोजगार तो खत्म हो गया। ये जो रोजगार देने वाली संस्था थी, उनको निजी हाथों में बेच दिया। अब क्या होगा वो सुन लीजिए जरा। 50 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट। लालू यादव रेल मंत्री थे, जब तक वो रेल मंत्री रहे, जितना रेलवे में अनियमित कर्मचारी था, कुली था, सबको नियमित किया। कभी माल भाड़ा नहीं बढ़ा, कभी यात्री भाड़े में वृद्धि नहीं हुई, और रेल को 1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा दिया। दुनिया भर के लोग आए यह जानने के लिए कि यह कैसा रेल मंत्री बना जो बिना यात्री भाड़ा बढ़ाए, बिना रेल का किराया बढ़ाए, हिंदुस्तान में रेल को मुनाफे में ला दिया। दुनिया भर से लोग आए। मित्रों, हम बताना चाहते कि ये जो 90% लोग जिनके प्रतिनिधिगण यहाँ बैठे हुए हैं, आज उसकी अवस्था क्या है? मोदी के आने के बाद साबुन का दाम, सीमेंट का दाम, लोहे का दाम, छार का दाम, कपड़े का दाम, साबुन का दाम, दवाइयों के दाम, सारे चीज़ों का दाम
आसमान छू रहा है और किसान का माल कोई खरीदने वाला नहीं। ये है मुल्क। क्या होगा बेरोजगार छात्र नौजवानों की? कोई सुनने वाला न तो नीतीश किसानों की बात सुनने को तैयार है। अभी तो आप गेहूं पैदा कर रहे थे, जब गेहूं बोने की अब समय आया, खाद नहीं मिल रहा, यूरिया देने का समय आया, यूरिया नहीं मिल रहा। कहाँ गया यूरिया, कहाँ गया खाद? क्या हो रहा है इस देश में? इसलिए मित्रों मैं कहने आया हूं, हालात बहुत खराब है और देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश का आम आवाम की आज़ादी खतरे में। आप पढ़ेंगे ही नहीं तो देश को जानेंगे कैसे? मित्रों जरा पीछे में बात मत करिएगा। मैंने पहले ही आपसे कहा था, आप मीटिंग में हो तो मीटिंग को सुनो। क्या हालत हो गई है? ये 90% लोगों की हालत क्या है आज? वो दर दर की ठोकर खा रहा है, वो कुछ खरीदने की स्थिति में नहीं है, वो बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, बीमार माँ बाप का इलाज कराने की स्थिति में नहीं है। एक आदमी यदि हॉस्पिटल चला जाए तो सारा सोना, सारा अर्जित संपत्ति, सारा बैंक में जमा पैसा और सारी जमीन बेचनी होगी, तब भी उसकी जान नहीं बचेगी। इतना महंगा इलाज हो गया। आखिर क्या हो रहा है इस देश में? इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, अकेला गरीबों की बात करने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, जिसके रहनुमाई लालू प्रसाद यादव करते हैं। कौन दिया आरक्षण? किसने दिया गरीबों को मान सम्मान? किसने दिया सत्ता और सरकार में भागीदारी गरीबों को? पहली बार लालू यादव के आने के बाद मंगनी लाल मंडल 15 साल कैबिनेट मिनिस्टर है। राज्यसभा में गए, रामदेव भंडारी गए, जगदीश नारायण चौधरी गए, राम अवतार चौधरी गए, रामफल चौधरी गए, धनिकलाल मंडल गए, दर्जनों थी पिछड़े वर्ग का दलितों का नेता रामेश्वर राय, सब लोग आए सदन में, बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे। आज आप देख लीजिए दिल्ली की गद्दी में कौन बैठा हुआ? एक भी पिछड़ों का बेटा, दलित का बेटा, अकलियत का बेटा नहीं है। केवल पंडित जी ऊपर से नीचे सत्ता के शिखर पर बैठे। ये समझने की जरूरत है। हम लोग मांग करते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी है उसका प्रतिनिधित्व ऊंचले सदन में और बिहार विधानसभा में आबादी के अनुपात में सीट को रिजर्व करो। आबादी है हमारे 90% लोग और सत्ता में बैठा हुआ है 5% वाले लोग। वो क्या नारा लगा रहा है? हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है। देश का पहला व्यक्ति है लालू यादव, जिसने बयान दिया कि जो अंग्रेजी राज के जमाने में देश को आज़ादी ना मिले, हिंदू मुस्लिम फसाद करता था, हिंदू मुसलमान झगड़े को बढ़ावा देता था। आज वही बात देश में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का लोग कर रहा है। उसको दूसरा कोई समस्या उसके ध्यान में नहीं है। गरीबी, बेकारी, महंगाई, महामारी, कोई समस्या हाल में नहीं है। उसको क्या दिखाई देता है? हिंदू मुसलमान झगड़े की बात कर रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी और उसके पुरखे कौन लोग हैं? जो अंग्रेज की दलाली करते थे, जिनका आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सेदारी नहीं थी, जो कभी जेल लग गया, वो लोग आज हिंदू मुस्लिम फसाद की बात कर रहा है। इसलिए मित्रों इसी रोशनी में मैं अपनी बात कहने आया हूँ। एकमात्र पार्टी है राजद जो सबकी बात कर रहा है, A to Z की बात कर रहा है। जो लोग पार्टी के विरोध में खड़े हैं उनके बारे में मैं बहुत कड़वी बातें कहना चाहता हूँ। और एक साथी की बात मैं सुन रहा था कि पप्पू यादव का क्या हाल हुआ। पप्पू यादव की पत्नी से हम लोगों की बात होती थी, बोली पप्पू यादव के कारण तो मेरा भी राजनीतिक जीवन खतरे में चला गया। तीसरे स्थान पर है पप्पू यादव। देवेंद्र यादव जी का उदाहरण आपके सामने है। पार्लियामेंट में 24,000 वोट। और उनके पुत्र, उनका जरूर मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। श्री आलोक यादव मेरे खिलाफ लौका में चुनाव लड़े थे, 4,000 वोट। इसलिए जो लोग पार्टी के खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं उनको हम लोग साफ बताए दे रहे हैं कि यादव से बुद्धिमान पिछड़े वर्ग में दूसरा कोई जात नहीं है। पिछड़े वर्ग के राजनीति का नेतृत्व कौन कर रहा है? यादव। सबसे बेसी सामंतवाद और पूंजीवाद के खिलाफ लड़ा कौन? यादव। अगली कतार में सबसे बेसी शहादत कौन दिया? यादव मुसलमान। इसलिए मित्रों हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। और हम ये कहने आए हैं आपसे कि यादव की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो लाइन के खिलाफ नहीं जाता, वो राह को देखता है, राही को नहीं।
राहे कितना बड़ा भी क्यों नहीं हो, 1 मिनट में जादव उसको अपनी स्मृति से ओझल करता है। यह है इस बहादुर कौम की ताकत। इसलिए इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि 23 जो पार्टी का उम्मीदवार लड़ रहा बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से, उसमें एक ही मुस्लिम प्रत्याशी है, वो भी अति पिछड़ा मुसलमान। राइन बिरादरी से, गुजरा बिरादरी से मेरा जालम आते हैं। इसलिए हम आप सभी लोगों से ये निवेदन करने आए हैं दिल से कि आप सब लोग जागरूक होइए और गरीब पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले दल को आगे बढ़ाइए, तभी जा कर के इन 90% लोगों का भला होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए पुनः जो त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधिगण यहाँ मौजूद हैं उनका अभिनंदन करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।